नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और कमोडिटी राउंडअप में फोकस करेंगे तमाम कमोडिटीज पर, खासतौर से कच्चे तेल पर, क्योंकि $100 के करीब क्रूड का भाव बना हुआ है। क्या रहेगी आगे की चाल और ओपेक की मीटिंग से क्या करें एक्सपेक्ट, इस पर करेंगे फोकस। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की। क्या सोने चांदी में खरीदारी का मौका बन रहा है? एक लगातार गिरावट कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी रौनक लौटती हुई दिख रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी। तो क्या ये बाइंग का मौका है? और साथ ही एक्सपोर्ट के नंबर्स कैसे हैं सोने के, उस पर भी करेंगे फोकस। और साथ ही एग्री कमोडिटीज में ध्यान देंगे शुगर पर, जहां पर खबरें हैं कि शुगर का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो सकता है 22-23 सीजन के लिए। सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इसके क्या मायने हैं, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा मौजूद हैं, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया हमारे साथ कनेक्टेड हैं, साथ ही जीजेपीसी के चेयरमैन कोलिन शाह हैं, और साथ ही ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और कमोडिटी मार्केट में अगर आज हम स्पेशली देखेंगे तो कच्चा तेल हो, एनर्जी प्राइसेस हो, स्पेशली नेचुरल गैस, या फिर सोने चांदी की चाल ही क्यों ना हो, यहाँ पर लगातार नजरें बनी हुई हैं। कच्चे तेल पर इनफैक्ट अभी ध्यान देंगे तो ब्रेंट $100 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सभी का स्वागत है शो में। धर्मेश, पहले आपसे कमेंट लेना चाहेंगे एनर्जी पैक पर। कच्चा तेल हो या फिर हो नेचुरल गैस, स्ट्रेंथ यहाँ पर लगातार बनी हुई है। नेचुरल गैस को तो देखिए इनफैक्ट हर डिप पर बाइंग आ रही है, आज वापस से 2.5% ऊपर प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं। और सिमिलरली कच्चा तेल भी अब $100 के ऊपर है। अपकमिंग ओपेक मीट पर नजरें बनी हुई हैं, लेकिन प्राइसेस इन स्तरों से स्पेशली कच्चे तेल के बहुत नीचे जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी भी फिलहाल तो कम दिखाई दे रही है। आप कैसे देखते हैं फंडामेंटल्स फिलहाल दोनों ही कमोडिटीज के, और प्राइस के हिसाब से क्या व्यू है? देखिए, पहले हम स्टार्ट करेंगे कच्चे तेल से। कच्चे तेल की बात करें तो मैं गल्फ में हूँ और गल्फ की जो ब्लड लाइन है वो कच्चा तेल है। अगर ये बढ़ता है तो डेफिनेटली यहाँ की जो इकोनॉमी है काफी ग्रो होती है। अगर फंडामेंटली देखें तो मार्केट में नो डाउट अभी भी मार्केट में सप्लाई कंस्ट्रेंट की काफी चांसेस, शक्यता काफी हाई है। इसका मेन कारण है कि ओपेक ने कह दिया है ये हफ्ते कि हम अपनी प्रोडक्शन में थोड़ी सी ईज कर सकते हैं और सप्लाई को थोड़ा कम कर सकते हैं। इस कारणवश देखें तो प्राइस में ऑलमोस्ट 7-8% की छलांग देखने मिली है प्राइस में। अभी जो मेन कंसर्न जो देखने मिल सकता है वो है सैंक्शन, ईरान सैंक्शन। अगर ईरान सैंक्शन के अगर पदबंदी हटती है तो डेफिनेटली यहाँ से $10 से $15 की गिरावट आपको देखने मिल सकती है, बट चांसेस काफी कम है क्योंकि ये इतना इजी नहीं है इतने सालों बाद अगर ये अपने पोजीशन हटा सकते हैं, स्पेशली यूएस में। काफी सारे बैंकिंग इसमें इन्वॉल्व होंगे क्योंकि अभी भी ईरान से पैसे के लेन देन, डॉलर सैंक्शंस काफी हाई है, कोई भी बैंक इसमें डील नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे ये इजी नहीं है ओवरनाइट पोजीशंस बिल्डअप करने की। बट फंडामेंटली मुझे लगता है कि आगे ठंडी का माहौल है। रूस और यूरोप की यूक्रेन की काफी स्थिति अभी भी अनसर्टन है। तो उस कारणवश मुझे लगता है कि प्राइस में फिर से ऊपरी स्तरों पर देखने मिल सकता है प्राइस। और $100 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ब्रेंट का, वो भी ब्रीच होते देखा है। इवन दो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, फिर भी आपको देखिए कच्चे तेल में तेजी देखने मिल रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि $103 से $105 देख सकते हो आप। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 7,700 से 8,000 के स्तर फिर से देखने मिल सकते हैं कच्चे तेल में। दूसरी रही नेचुरल गैस की बात। इनफैक्ट दीपाली में लास्ट 6 महीने से यही कह रहा हूँ कि इसमें जब से वॉर स्टार्ट हुआ इसमें सडन मूव है। और 700 का टारगेट मैंने पिछले शो में भी दिया था और अभी देखिए फिर से मार्केट ये लेवल के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। अभी नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 820 से 850 का। ठंडी का माहौल काफी हाई हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। और नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जो 1 महीने पहले एक्सपायर होती है। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में एक्सपायर होगा, तो मैं हिसाब से मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि आप आगे के महीने में फिर से बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि रूस से सप्लाई जाने की शक्यता काफी कम है। उस कारणवश यूरोपियन मार्केट काफी टर्बुलेंस में आ सकता है। और ऑलरेडी आप देखिए उनकी करेंसी एट पार आ चुकी है डॉलर से, तो और वीकनेस आने की शक्यता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा नेचुरल गैस में आप बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। अपसाइड 800 तक के टारगेट के लिए आप इसमें पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना नेचुरल गैस में क्योंकि ये दोनों साइड मूव होती है। बिल्कुल। तो कोई भी ट्रेड ले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो मेंटेन करना ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बताया धर्मेश ने कि आगे जाते हुए 800 के ऊपर की लेवल्स 820 850 भी लाइकली हैं। तो ट्रेडिंग का मौका तो खरीदारी की तरफ है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ। लेकिन आगे बढ़ेंगे, फोकस करते हैं अब सोने चांदी पर। भाव में तो हमने थोड़ी रिकवरी आते हुए देखी ही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से भी $1,750 के करीब
सोने का भाव कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कुछ एक आंकड़े जो आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आंकड़ों के हिसाब से जो सोर्सेज के थ्रू स्पेशली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सोने के गहने हैं, साथ ही जो जेम्स है, उनके एक्सपोर्ट में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दी है, जो जुलाई के नंबर्स रहे हैं स्पेशली। और आमतौर पे हालांकि जो जुलाई अगस्त का सीजन होता है इसमें एक्सपोर्ट उतना होता भी नहीं है, डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट में उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। तो क्या ये सिर्फ एक सीजनल इम्पैक्ट है या फिर नंबर साथ ही प्राइसेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कोलिन शाह हमारे साथ बने हुए हैं। कोलिन नमस्कार, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। पहले तो जो एक्सपोर्ट नंबर्स आए हैं जुलाई के, उस पर आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। ये क्या सीजनल ट्रेंड है कि आमतौर पे एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा मंदा रहता है, या फिर कुछ और इंडिकेशंस भी हैं? नहीं, ये है तो सीजनल ट्रेंड ही, बट आप देखोगे तो अप्रैल टू जुलाई हमारा 10% ग्रोथ हुआ है। सो अगर आप साल टू साल कंपेयर करोगे तो 10% ग्रोथ ही है। खाली जुलाई के महीने में लास्ट ईयर 25,000 करोड़ किया था, उसके बदले ये साल 24,900 करोड़ किया है। तो 1% का फर्क तो इतना मीन्स बड़ा फर्क मैं नहीं समझता हूँ क्या है। और जुलाई अगस्त जनरली यूएस और यूरोप में समर होने के कारण थोड़ा सॉफ्ट ही रहता है। सो एक कारण वो था, और दूसरा कारण ये है कि चाइना में लॉकडाउन है। बहुत सारे लॉकडाउन के कारण लास्ट 2-3 महीना जो चाइना का जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है यूएस के बाद, वो भी थोड़ा स्लो रहा था। बट ओवरऑल 10% ग्रोथ है। कुछ चिंता की कोई ऐसे जरूरत नहीं है। और ये साल जो हमको टारगेट दिया गया है गवर्नमेंट ने, वो हम लोग करेंगे। ओके अच्छा, फिर कोलिन आगे के ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स को लेकर जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि यहाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे यूएस में, साथ ही यूएई मार्केट्स में भी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं भी। तो लैब ग्रोन डायमंड हो, पॉलिश डायमंड्स हो, या फिर ज्वेलरी हो, कैसे एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एक्सपेक्ट करने चाहिए आगे? हमारे जो मेन मार्केट्स है, तो पहले नेचुरल डायमंड को लेते हैं। नेचुरल डायमंड आज की तारीख में फ्लैट है अप्रैल टू जुलाई, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन है जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। अब जैसे चाइना खुल रहा है, और वो खुल रहा है, ये महीने से बहुत सारे एरिया चाइना में ओपन अप हो गए हैं, तो उसके कारण ये सीजन जो वहाँ पे है वो नॉर्मल रहेगा। तो नेचुरल डायमंड्स का जो ग्रोथ आना चाहिए वो आ जाएगा। ओके, डायमंड ज्वेलरी, आप स्टडेड ज्वेलरी देखोगे तो आज की तारीख में 28% ग्रोथ है अप्रैल टू जुलाई। तो अगर ये ट्रेंड लगातार रहेगा अगले 8 महीने के लिए, और रहना ही चाहिए, क्योंकि यूएस, यूरोप, गल्फ सारे रीजन अच्छी तरह से डिमांड आ रही है सब जगह से, तो वहाँ वो पर्टिकुलर एरिया में अच्छा ग्रोथ रहेगा। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी जो हमारा मेन मार्केट था गल्फ रीजन, वो सीपा अग्रीमेंट के कारण वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। फिर उसके बाद आया लैब ग्रोन और सिल्वर ज्वेलरी। तो सिल्वर ज्वेलरी में तो हम लोग बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं, 30% ग्रोथ ये साल भी है। और लैब ग्रोन में क्या है, बेस ही छोटा है, तो आज $1-2 बिलियन से $3-4-5 बिलियन का इंडस्ट्री हो जाएगा अगले 2-3 साल में। तो हमारी जो सारी कमोडिटीज है उसमें हम ये साल और अगले साल भी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके अच्छा, अब कोलिन क्विकली एक प्राइसेस पर भी आपकी राय चाहिए। हमने एक करेक्शन भी देखी है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी आते हुए देखी है, और अब प्राइसेस थोड़े से सोने के रिकवर हो रहे हैं। क्या आउटलुक बन रहा है प्राइसेस पर? सोने का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है यूएस डॉलर से, और इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइस से। सो अगर ये सारी चीज, अब इन्फ्लेशन के नंबर्स थोड़े सॉफ्टन हो रहे हैं तो सोने में करेक्शन देखा है। तो ये क्रिसमस अब देखना पड़ेगा कि अमेरिका के नंबर्स क्या आते हैं। बट ऐसे गेस्टिमेट है कि ऑयल भी लगभग $80 से $100 के बीच में रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना चाहिए, और सोना ये लेवल से वी आर लुकिंग एट 3 से 5% अप्रिसिएशन, बट नॉट उससे ज्यादा नहीं। और सोने का इंडिया स्पेसिफिक एक और जो एंगल आ जाता है वो है अपना रुपी। तो आज की तारीख में तो रुपी अभी 80 के लेवल्स पे स्टेबल हो गया है, बट और डिवैल्यूएशन हो गया तो उससे सोने का प्राइस और बढ़ सकता है। ओके चलिए, शुक्रिया कोलिन एक्सपोर्ट्स पर साथ ही प्राइसेस पर अपने व्यू देने के लिए। धर्मेश, आपके कमेंट्स क्या हैं प्राइस के हिसाब से गोल्ड पर? देखिए, मेरे हिसाब से काफी सुस्त ट्रेड रहेगा सोने में। अभी भी सोना काफी 1750 से लेकर 1800 का जो आंकड़ा है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। फंडामेंटली कोई चेंजेस है नहीं। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो थी वो अभी धीरे धीरे, इसकी जो क्वांटम है वो काफी कम हो चुकी है। अभी जो मेजर योगदान है सोने का मूव करने का वो है डॉलर। जिस रफ्तार से डॉलर बढ़ रहा है उस रफ्तार से सोना इतना गिर नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट स्टेबल हो चुका है।
अगर डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी भी गिरावट देखने मिलती है तब जाके आप देखिए कि सोने में अच्छी चाल आ सकती है, बट डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है। अगर आप सोने को भी कंपैरिजन करेंगे पिछले साल से, तो आज के तारीख में ये 45,000 से 42,000 के लेवल्स पे होना चाहिए, क्योंकि रुपया ऑलमोस्ट 10% डिप्रिशिएट हुआ है। तो प्राइस में स्टैग्नेंसी है। मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि जब तक सोना $1,700 की ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है, आप यहाँ पे बेहिचक निवेश करिए, दबाए और डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए, अपसाइड $1,800 के टारगेट के लिए, बट वहां पे मुनाफा मुस्लिम जरूर करिए। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें एमसीएक्स में, तो अगर आप देखें तो 50,000 का जो साइकोलॉजिकल स्तर है वो कंटिन्यूस मेंटेन रखा है। अपसाइड 53,000 तक के टारगेट के लिए मार्केट जाता है, फिर से रिबाउंड हो जाता है। तो अभी करंट लेवल पे 51,500 पे मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। डाउन साइड 51,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड 52,500 से लेकर 53,000 के टारगेट के लिए आप एमसीएक्स सोने में बाय करके चल सकते हैं। ओके रवि नमस्कार, सिल्वर पर आपकी राय क्या है? से थोड़ी वोलेटाइल कमोडिटी रही है। पर्टिकुलर मुझे गोल्ड में कंफर्ट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वहां पे देखे तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। हालांकि सिल्वर में मैं एक रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डाउन साइड 54,500 से लेके अपर साइड 56,000 ये रेंज में आज चांदी ट्रेड करनी चाहिए। इवनिंग में जब फेडरल रिजर्व चेयर की स्पीच है तो ये काफी वोलेटिलिटी इनिशिएट होगी। काफी वोलेटिलिटी हमें 7:30 बजे जैसे ही फेडरल रिजर्व की चेयर की स्पीच चालू होगी, हमें ये डॉलर इंडेक्स एज वेल एज बॉन्ड यील्ड में वोलेटिलिटी आती दिखेगी। तो मेरे हिसाब से तब तक चांदी, क्योंकि ये कमोडिटी काफी वोलेटाइल रहे, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर कोई आज के इंट्राडे के लिए कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है तो मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी वहां पे रखनी चाहिए। 56 से जितने नियर मिले चांदी में बेच के काम करना चाहिए। 56,300 के स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड 54,800 तक एक लिमिटेड डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी हुई सोने चांदी दोनों पर। अब फोकस कर लेते हैं बेस मेटल्स पर। और धर्मेश, पिछले एक हफ्ते के अगर आप ट्रेंड्स देखेंगे तो काफी मिले जुले रहे हैं पूरे ही बेस मेटल पैक के। कॉपर थोड़ा सा बड़ा है, स्टील में 2% के मूव रहे हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, इनकी चाल नेगेटिव रही है 1 से 2% तक। कोई ट्रेड पिक कर रहे हैं क्या मौजूदा स्तरों पर मेटल से? रिकमेंड करूंगा कि आप लेड और एल्यूमिनियम की तरफ बेट करें, क्योंकि कॉपर और जिंक काफी हाई वॉल हो चुका है। लेड की बात करें तो लेड का अगर आप लास्ट 15 दिन से 20 दिन की ट्रेडिंग सेशन, ऑलमोस्ट 1 महीने की ट्रेडिंग सेशन देखे तो लेड में 175, 180 से लेके मैक्सिमम 185 तक के लेवल्स पे देखने मिल रहे हैं। बट मैं इस पे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी दूंगा कि फंडामेंटली लेड में कोई बड़ी बाइंग है नहीं, सप्लाई अभी भी हाई है। और अगर चाइना लॉकडाउन की बात चल रही है तो लेड भी इससे ड्रॉप हो सकता है। तो इसमें आप बेझिझक बिकवाली करके चल सकते हैं 182, 183 के लेवल पे, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए 184, 185 का, और डाउन साइड 177 से लेके 175 टारगेट के लिए आप लेड में बिकवाली कर सकते हैं। ये मेरी हॉट पिक रहेगी। ओके, तो लेड में बिकवाली कर सकते हैं, ये हॉट पिक है धर्मेश की ओर से। आपको ट्रेड रेकमेंड करेंगे क्या रवि मेटल से? जरूर से आपने राइटली पॉइंट आउट किया था कि ट्रेंड काफी मिक्स है। पर्टिकुलर कमोडिटी वाइज ट्रेंड वहां पे चल रहा है। तो मेरी 2 रिकमेंडेशन रहेगी। पहली रिकमेंडेशन जिंक में बाय डिप्स की रहेगी। अगर 318-20 के करीब मिले तो वहां पे एक बार बाय पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। वहां पे थोड़े इन्वेंटरीज रिलेटेड एंड जो हायर एनर्जी कॉस्ट है यूरोप में, इसका एक कंसर्न बना हुआ है। 314 का स्टॉप लॉस एंड अपर साइड 325 के टारगेट आपको जिंक में देखने को मिल सकते हैं। और सेकंड रिकमेंडेशन मेरी एल्यूमिनियम में सेलिंग की रहेगी। वहां पे लगातार देखे तो 215 के करीब एक बड़ा सप्लाई जोन बना है एंड इन्वेंट्री के लेवल 3 मई जो भी उन्होंने 1990 के बाद के लोवेस्ट लेवल इन्वेंट्री के देखे थे, वहां से लास्ट 3 वीक से काफी अच्छी रिकवरी इन्वेंट्रीज में हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 214 के करीब वहां पे सेल करना है। 215-80 के स्टॉप लॉस के साथ 208 तक के टारगेट आपको नीचे दिख जाएंगे। तो जिंक में बाय पोजीशन, वही एल्यूमिनियम में मेरी सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड्स आपको बताए गए हैं जिंक और एल्यूमिनियम दोनों पर ही। कमोडिटी राउंडअप पर फोकस करेंगे शुगर पर, क्योंकि साल 2022-23 के लिए जो शुगर का एक्सपोर्ट है वो घट सकता है और एक्सपोर्ट 28.5% गिरकर 80 लाख टन रहने की संभावना है। ये सोर्सेस के थ्रू जानकारी मिल रही है। पहले तो असीम मनचंदा से कनेक्ट करते हैं, हमारे संवाददाता जिनके पास और डिटेल्स हैं इस खबर से जुड़ी, और उसके बाद प्रफुल्ल विठलानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी व्यू लेंगे इस डेवलपमेंट पर। तो पहले तो असीम बताइए क्या खबर है? देखिए, इस साल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चीनी की मांग जो है काफी ज्यादा थी।
तो इस साल जो है करीब 112 लाख टन का एक्सपोर्ट जो होगा, 100 लाख टन का ऑलरेडी एक्सपोर्ट जो हो चुका है और 12 लाख टन के ऑलरेडी कंट्रैक्ट जो हो चुके हैं, जिसका भी एक्सपोर्ट जो है होगा। लेकिन अगर हम अगले सीजन की बात करें तो अगले साल ये जो एक्सपोर्ट है वो घट करके 80 लाख टन जो हो रहेगा। दो कारण है इसके पीछे। एक तो हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो काफी कम हो जाएगा। हर साल जो है हमारा ओपनिंग स्टॉक 8 से 10 लाख टन का जो रहता था, लेकिन इस बार जो है ओपनिंग स्टॉक 60 लाख टन का जो है वो होगा, 60,000 टन का जो है वो होगा। और इसके अलावा जो एथनॉल के लिए डाइवर्सन जो है वो काफी बढ़ेगा। एथनॉल में भी सरकार ने टारगेट जो है तय किया है कि 2025 तक 20% की ब्लेंडिंग जो करनी है। अभी हम 600 करोड़ लीटर का उत्पादन जो वो करते हैं, अगले साल तक ये कैपेसिटी जो 50% तक जो बढ़ जाएगी, 900 करोड़ लीटर का उत्पादन होगा, तो वहां भी डाइवर्सन जो है बढ़ जाएगा। तो उसके चलते हुए मांग जो है काफी कम जो रहेगी। सरकार जो है जल्दी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है अगले सीजन के लिए जारी जो करेगी। तो 2 चरणों में सरकार ये पॉलिसी जो जारी कर सकती है। पहले चरण में सरकार जो 50 लाख टन एक्सपोर्ट को मंजूरी जो दे सकती है, और अगर मांग रहेगी तो सरकार एडिशनल 3 लाख टन 30,000 टन को एक्सपोर्ट को मंजूरी जो वो देगी। ठीक है, शुक्रिया असीम डिटेल्स बताने के लिए। अब इसी खबर पर एक राय भी ले लेते हैं। प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रोप्राइटर हैं जगजीवन केशव जी कंपनी को, साथ ही चेयरमैन भी हैं आइस्टा के। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो हमारी सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 112 लाख टन से घटकर एक्सपोर्ट 2022-23 में 80 लाख टन हो सकता है। वेरियस फैक्टर्स भी मेरे सहयोगी ने भी बताया, जिसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग के बढ़ते टारगेट्स हो, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक कम हो। अब आप बताइए क्या स्थिति नजर आ रही है फिलहाल एक्सपोर्ट्स को लेकर? 80 लाख टन का जो फिगर है वो अभी इनिशियल स्टेज पे है। ऐसा है कि शुगर केन का प्लांटेशन में लास्ट ईयर रिपोर्टिंग में गलती आई थी। फिर एवरी ईयर जो है शुगर केन यील्ड और रिकवरी, उसका अंदाज हम लोग दिसंबर या जनवरी में ले सकते हैं, सीजन चालू होने के 2 महीने के बाद। तो हमारा सुक्रोज अवेलेबिलिटी अभी जो रिसर्च के हिसाब से बताई जा रही है 400 लाख टन, उसमें से 280 लाख टन चीनी के लिए और 50 लाख टन जो है वो इथेनॉल के लिए यूज होगा, ये एक अनुमान है। जिसमें से 400 में से 330 बात करने के बाद 70 लाख टन एक्सपोर्ट के लिए बचती है। वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट है, हाईएस्ट 80 लाख टन का है। पर जब दिसंबर जनवरी में जब जाएंगे तो एवरेज फोरकास्ट की एरर जो है वो 10% रहती है। ये 10% में 40 लाख टन बढ़ भी सकता है, 40 लाख टन गिर भी सकता है। तो ये एक प्रिकॉसिव स्टेप है कि जिसमें पहले जो है सिर्फ 50 लाख टन ही या 40 लाख टन ही एक्सपोर्ट के लिए दी जाए, और दिसंबर जनवरी में जब अनुमान एक बहुत क्लियर हो जाए तब दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया जाए। आज की तारीख में जो है एशियन गल्फ कंट्रीज और सब जगह से हिंदुस्तान से चीनी लेने के लिए बायर्स बहुत ही है, और रो शुगर तो कम से कम 40 से 50 लाख टन तो वर्ल्ड को इंडिया से चाहिए। तो उस हिसाब से हम जरूर से सब कुछ कर पाएंगे। पर हमारे हिंदुस्तान का एक चीज ये है कि हमारा कंजप्शन 270 से 280 लाख टन है। तो पॉलिसी मेकर को ये देखना रहता है कि 275 भी पकड़ लो एवरेज, और 60 लाख टन जो है नई सीजन चालू होती है तब उनका ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, जो होता है 335। तो वो पॉलिसी समय देखते समय ये 60 लाख टन को देखते हुए ही आगे के डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड ऑन दिसंबर जनवरी कि ये 80 जाएगा या 100 जाएगा या 60 जाएगा, वो उसके अनुमान जो है वो भी लिए जाते हैं। पर एक्चुअलिटी जो है शुगर केन की यील्ड, रिकवरी और प्लांटेशंस के जो नंबर है वो कितने सही है उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। अच्छा, फिलहाल की स्थिति में जो एस्टिमेट्स हैं टोटल शुगर प्रोडक्शन के 2022-23 के लिए, वो कहाँ स्टैंड करते हैं अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो? ये 350 से लेके 360 के रिसर्च रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आप 355 पकड़ सकती हो। तो ये तो फिर पिछले साल के मुकाबले कम आंकड़ा हुआ, क्योंकि शायद पिछले साल जो टोटल प्रोडक्शन रहा था वो ऑलमोस्ट 40 लाख टन के आसपास रहा था, करेक्ट? नहीं, वो 40 मिलियन टन था। 360 लाख टन का हुआ है। 360 से 350 या 355 हो सकता है, इतना ही।
पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है। फर्क Okay. यहाँ पे है Yes, कि yes. लास्ट हाँ. ईयर जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक करीबन काफी हाई था, तो वो अभी 60 लाख टन पे आ गया। वो काफी अच्छी बात है हिंदुस्तान के लिए, पर्टिकुलरली फार्मर्स के ड्यूज, इंडस्ट्री, सबकी बैलेंस शीट जो है अच्छी हो गई है और हमारे पास 60 लाख टन से ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए, जो अब रहेगी भी नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल जी बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि इस तरीके का ओपनिंग स्टॉक एक्सपेक्टेड है और साथ ही एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक बार एग्री कमोडिटीज की ओर भी रुख कर लेते हैं और एग्री बाजार में देखेंगे तो कॉटन पर तो लगातार नजरें बनी हुई हैं ही। यहाँ पर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 38,700 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ग्वार पैक में थोड़ी सी रौनक है और कॉटन सीड ऑयल के एक में 2% के आसपास की मजबूती है। कुछ ट्रेड्स एग्री स्पेस से रवि आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जरूर से जो आप डिस्कस कर रहे थे वही आज टॉप कॉमोडिटी रहेगी। पर्टिकुलर कोकुड कपास खली में मेरा बाइक की रिकमेंडेशन रहेगी। कपास खली में जो 2780-90 के प्राइसेस चल रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बार बाइक की पोजीशन लेनी चाहिए। अपर साइड मेरा मानना है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 2880 तक के लेवल्स दिखने चाहिए। अगर ये लेवल पार होता है तो 2940 तक के लेवल भी वहां पे पॉसिबल है। डाउन साइड आप 2730 के करीब स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड जो मेरा रिकमेंडेशन गोल्ड सीड में शॉर्ट कवरिंग के लिए मुझे लग रहा है कि 4600 के करीब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, यहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। जो स्टॉप लॉस है डाउन साइड थोड़ा डीप 4530 का, और मुझे लग रहा है 4680 तक का शॉर्ट कवरिंग गोल्ड सीड में देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सीड एंड कपास खली दोनों में मेरी खरीद की सलाह। ठीक है, चलिए, शुक्रिया रवि ये ट्रेड्स बताने के लिए, आने के लिए शो में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।